After osteoma comes another tumor, benign tumor, that is the nasopharyngeal angiofibroma. Yeah. Nasopharyngeal angiofibroma, it is benign but locally aggressive tumor. ये बहुत रेयर ट्यूमर है. इट इज़ कॉमनेस्ट बेनाइन ट्यूमर ऑफ द नेजोफेरिंग. जहाँ तक बात है नेजोफेरिंग्स के ट्यूमर्स की, वैसे तो नेजोफेरिंग के ट्यूमर वैसे ही बड़े अनकॉमन होते हैं, लेकिन जो भी ट्यूमर्स हैं उसमें सबसे कॉमनेस्ट जो है वो नेजोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा है. ठीक है बच्चा. एडोलिसेंट मेल्स में होता है, तो इसलिए इसको हम जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा भी कहते हैं, एडोलिसेंट्स में होता है. ठीक है, इसलिए जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा भी कहते हैं. इसकी पैथोलॉजी की बात करें तो इंसिडेंस सबसे पहले, फिर एटियोलॉजी, फिर हिस्टोलॉजी. इंसिडेंस की अगर बात करें, मैंने बताया मेल्स के अंदर होता है ये. ठीक है, और सेकंड डिकेड में होता है. सही है बच्चा, इस तरीके से. एटियोलॉजी अननोन है, क्यों हो रहा है ये ट्यूमर नेजोफेरिंग्स के अंदर, कुछ पता नहीं है कुछ, लेकिन कुछ फैक्टर्स ज़रूर हैं, जैसे कि ये हार्मोन डिपेंडेंट होता है. मेल सेक्स हार्मोन्स अगर ज़्यादा हैं तो वो ट्रिगर कर सकते हैं नेजोफेरिंग्स के अंदर एंजियोफाइब्रोमा की डेवलपमेंट को. ठीक है बच्चा, इस तरीके से अगर ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन हो रही है इस एज के अंदर, एडोलिसेंट के अंदर, तो हो सकता है नेजोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा डेवलप हो जाए. जहाँ तक बात है इसकी हिस्टोलॉजी की, नेजोफेरिंग्स के अंदर एक एंजियोफाइब्रोमा मौजूद है, तो हिस्टोलॉजिकली वो कैसे दिखता है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एंजियोफाइब्रोमा. तो इट हैज़ फाइब्रस टिश्यू एज मैंशनड हियर. इट इज़ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू interspersed with a variable proportion of the endothelium lined blood spaces. Just endothelium lined spaces, मसल कोट नहीं होता. अगर ये आपका एंजियोफाइब्रोमा है तो इसके अंदर बेहद ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इस बेहद फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बीच में आपको इंटरस्पर्स्ड ब्लड वेजल्स मिलेंगी. और ये जो इंटरस्पर्स्ड ब्लड वेजल्स होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इनकी, अगर इसको मैं बाहर निकालूँ तो सिर्फ एंडोथीलियम होती है, किसी किस्म का बाहर मसल कोट नहीं है. ठीक है, जस्ट एंडोथीलियम लाइंड स्पेसेस एंड विथ नो मसल कोट. दिस इज़ वाई सीवियर ब्लीडिंग अकर व्हेन टेकिंग द बायोप्सी एंड द सर्जिकल रिमूवल, क्योंकि इन ब्लड वेजल्स के बाहर किसी किस्म का मसल कोट ही नहीं है. तो थोड़ा सा भी अगर इस ब्लड वेजल को टच करेंगे बायोप्सी लेते वक्त या सर्जिकली रिमूव करते वक्त, तो ये ब्लीड करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये वेजल्स कंट्रैक्ट नहीं कर सकती, मसल ही नहीं है तो कंट्रैक्ट नहीं होंगी, कंट्रैक्ट नहीं होंगी तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी. ठीक है बच्चा, इस तरीके से. अच्छा, इस ट्यूमर के ओरिजिन की बात करें तो टिश्यू ऑफ ओरिजिन इसका अननोन है. प्रीवियसली थॉट दैट इट अराइजेस फ्रॉम द रूफ और द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स. रूफ और द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स, जो कि आप माउथ ओपन करो तो आपको पोस्टीरियर वॉल दिख भी जाती है ओरोफेरिंग्स की. ठीक है, नाउ इट इज़ बिलीव्ड दैट इट अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नोज. Posterior part of the lateral wall of the nose close to the saphenopalatine foramen. ठीक है, पहले ये माना जाता था कि ये कम्प्लीटली नेजोफेरिंग्स की रूफ में से या नेजोफेरिंग्स की पोस्टीरियर वॉल में से ओरिजिनेट होता है, लेकिन अभी ये कंसीडर किया जाता है रिसेंट स्टडी के मुताबिक कि ये कंप्लीट नेजोफेरिंग्स नहीं, बल्कि जो नोज़ की लेटरल वॉल है पोस्टीरियरली, वहाँ से ओरिजिनेट होता है, और वहाँ से ओरिजिनेट होकर अंदर आता है, एक्सटेंड करता है नेज़ल कैविटी में, और पीछे भी जाता है नेजोफेरिंग्स में. यहाँ से पेरानेज़ल साइनसिस और टेरिगोपेलेटिन फोसा में भी जाता है. अगर आपको समझ नहीं आया तो कुछ इस तरीके से, देखो ये नोज़ है, नेज़ल कैविटी, ये नीचे पेलेट है, ये लेटरल वॉल फर्ज कर लें, और ये पोस्टीरियर साइड है ना, तो यहाँ पे अराइज होता है ये एंजियोफाइब्रोमा. तो यहाँ से आगे भी जाता है नेज़ल कैविटी में, पीछे नेजोफेरिंग्स में भी आता है, और साइनसिस में भी जाता है. ठीक है, इस तरीके से, और टेरिगोपेलेटिन फोसा में भी ये जाता है. Obviously anteriorly it extends into the nasal cavity, as I mentioned कि anteriorly ये nasal cavity में आ सकता है. ठीक है, and it may invade into the paranasal sinuses. What type of paranasal sinuses? Maxillary, ethmoid and sphenoid sinuses. और laterally it can invade into the pterygopalatine fossa, और फिर pterygopalatine fossa से ये infratemporal fossa और cheek में जा सकता है. सही है, और also it can enter into the orbit through the inferior and superior orbital fissures, which are the natural fissures present in the bone. तो कहाँ कहाँ बेटा ये स्प्रेड हुआ? एंटीरियरली आपके नेज़ल कैविटी में. ठीक है, और पेरानेज़ल साइनसिस में. लेटरली बाहर आएगा तो टेरिगोपेलेटिन फोसा में, और फिर वहाँ से इंफ्राटेम्पोरल फोसा और चीक में, और यहाँ से अगर ये ऊपर जाएगा तो ऊपर ऑर्बिटल फिशर्स के थ्रू ये ऑर्बिट में भी जा सकता है. ठीक है, और वहाँ से ऊपर, ऑर्बिट से ऊपर, इट कैन एक्सटेंड अबव इनटू द मिडिल एंड द एंटीरियर क्रेनियल फोसा. Above into the middle and anterior cranial fossa. In the middle cranial fossa, it enters through the foramen lacerum or through the sphenoid sinus,
And in the anterior cranial fossa, it enters through the ethmoidal sinus or through the cribriform. You have to keep it in your mind, my son. Let's recap a little. Here is the angiofibroma in the posterolateral wall of the nasal cavity. Anteriorly ये आया sinuses में, anteriorly ये आया आपकी nasal cavity में, और लेटरली ये टेरिगोपेलेटिन फोसा में, फिर वहाँ से चीक गया, चीक के अच्छा ये ऊपर कहाँ गया, ऑर्बिट में गया, और फिर वहाँ से ऊपर एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा में जा सकता है। बस वो रूट बता रहे हैं कि इन द मिडिल क्रेनियल फोसा कैसे एंटर होता है ये ट्यूमर, फोरामेन लेसरम के थ्रू या एस्फिनॉइड साइनस के थ्रू। एंटीरियर क्रेनियल फोसा में ये कैसे आता है ट्यूमर, इथमोइडल साइनस या क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के थ्रू, सही है। और पोस्टीरियरली तो जाहिर सी बात है ये कहाँ जाता है, पीछे नेजोफेरिंग्स ही है, ठीक है। एक पेशेंट है जिसको एंजियोफाइब्रोमा है, नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा, वो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, प्रोफ्यूज एंड रिकरेंट एपिस्टेक्सिस, इट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम, क्योंकि ये ब्लड वेजल्स होती हैं इस ट्यूमर के अंदर, तो वो टूटती रहती हैं, तो एपिस्टेक्सिस होती है पेशेंट को, सही है। इतना बड़ा ट्यूमर है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन लाजमी होगी और हाइपोनेजल वॉइस होगी, क्योंकि नाक में ऑब्स्ट्रक्शन है, नाक से आवाज़ तो आ नहीं सकती, फिर सारी माउथ से आएगी, तो नेज़ल कंपोनेंट जो है वो कम हो जाएगा आवाज़ का, तो हाइपोनेजल वॉइस होगी, जिसको हम राइनोलेलिया क्लाउसा कहते हैं, ठीक है। और साथ में क्योंकि ये ट्यूमर नेजोफेरिंग्स को भी इन्वॉल्व करता है, तो इट मे ऑब्स्ट्रक्ट द ओपनिंग ऑफ द यूस्टेशियन ट्यूब, और अगर यूस्टेशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो पेशेंट को कंडक्टिंग या कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी होगा और मिडिल ईयर इफ्यूजन भी होगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने की वजह से, सही है। इस तरीके से बेटा। अच्छा, इसके बाद कुछ और क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो फेशियल स्वेलिंग, प्रोप्टोसिस, डिप्लोपिया, ब्रॉडनिंग ऑफ द नेजल ब्रिज, पैलेटल बल्ज and the cranial nerve palsies. I mean to say that look, this facial swelling, आप बोलेंगे सर ये ट्यूमर तो नाक का है, नेजोफेरिंग्स का है, ये स्वेलिंग कहाँ से है? अरे बेटा, तो ये लिटरली टेरिगोपेलेटिन फोसा में जाता है ना, और वहाँ से चीक के सॉफ्ट टिश्यू को इन्वॉल्व करता है, तो कुछ इस तरीके की स्वेलिंग होगी, ठीक है। और इसके अलावा ये ट्यूमर ऊपर जो है ऑर्बिट में भी जाता है, तो प्रोप्टोसिस, डिप्लोपिया भी होगी। नोज़ के अंदर इतना बड़ा मैस है तो ब्रॉडनिंग ऑफ नेज़ल ब्रिज हो जाएगी, और नीचे पैलेट को भी दबाएगा, तो अगर ये आपकी लेट सपोज ऊपर नोज़ है, सही है, और या नीचे पैलेट है, तो पैलेट को जिस तरीके से बल्ज करेगी नीचे, क्योंकि इतना बड़ा ट्यूमर मौजूद है, नीचे पैलेट बल्ज करेगी और ये आपका माउथ जो है उसकी कैविटी छोटी हो जाएगी, ठीक है। और क्रेनियल नर्व की पैल्सिस करवा सकता है। एग्जामिनेशन पे अगर नोज़ के अंदर आप देखोगे तो ये ट्यूमर दिख जाएगा आपको, पिंक पर्पलिश कलर का होता है, लोबुलेटेड होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, हल्का सा टच करोगे ब्लीड करेगा, क्योंकि इसके अंदर बड़ी ब्लड वेजल्स होती हैं। यहाँ तक बात है इन्वेस्टिगेशन की बेटा, तो इसमें डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। यू कैन गो विथ इमेजिंग स्टडीज़, एंजियोग्राफी कर सकते हैं, ताकि पता चले कि इसके अंदर जो वस्कुलैरिटी है कहाँ से आ रही है, कितनी आ रही है। बायोप्सी इसके अंदर कंट्रा इंडिकेटेड होती है, सही है बच्चा। तो ये तीन चीज़ें हैं, आप देखो इमेजिंग स्टडीज़ में प्लेन एक्सरे नेजोफेरिंग्स का लेटरल व्यू में, और पैरानेजल साइनसिस का भी, ठीक है, क्योंकि ये ट्यूमर ना सिर्फ नेजोफेरिंग्स में रहता है बल्कि पैरानेजल साइनसिस में भी जाता है। तो एक्सरे एक ऑप्शन हो गया, सीटी स्कैन दूसरा ऑप्शन है। सीटी स्कैन से एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर पता चलेगा, ठीक है। सीटी का स्कैन विथ कंट्रास्ट कराते हैं, सीटी कंट्रास्ट कराते हैं, ठीक है, ताकि ट्यूमर की वस्कुलैरिटी का भी अंदाज़ा हो। तो सीटी स्कैन से ना सिर्फ ट्यूमर की एक्सटेंट का पता चलेगा कि कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है ट्यूमर, नोज़ में है, नेजोफेरिंग्स तक पहुँच गया है, साइनसिस को इन्वॉल्व कर रहा है, टेरिगोपेलेटिन फोसा में गया है, तो सीटी से ये भी चीज़ें पता चलेगी और उसकी वस्कुलैरिटी का भी पता चल जाएगा, सही है बच्चा। इसके अलावा हम एमआरआई कर सकते हैं, एमआरआई टू सी द एक्सटेंशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर इनटू द क्रेनियम, ऑर्बिट, इंफ्राटेम्पोरल फोसा। सीटी भी आपको एक्सटेंट दिखाती है, लेकिन एमआरआई जो है इस ट्यूमर की एक्सटेंशन को डिटरमाइन करके देगी, स्पेशली इन द सॉफ्ट टिश्यूज़, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज़ में एक्सटेंशन टू सी द एक्सटेंशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर इनटू द क्रेनियम, ऑर्बिट और द इंफ्राटेम्पोरल फोसा, ठीक है। इस तरीके से एंजियोग्राफी करेंगे, इस कैरोटिड और 4 वेजल एंजियोग्राफी, जिसमें 2 कैरोटिड आर्टरीज और 2 वर्टिब्रल आर्टरीज आती हैं। इट विल शो द वैस्कुलर नेचर ऑफ द ट्यूमर, के इस ट्यूमर में जो ब्लड वेजल्स हैं वो एक्चुअली उनका रूट कोर्स क्या है, कौन सी वेजल्स इस ट्यूमर को फीड कर रही हैं, ठीक है। और हम एंजियोग्राफी के दौरान ही उन ब्लड वेजल्स को फिर एम्बोलाइज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल फॉर्म, एंड इट कैन बी डन प्री ऑपरेटिवली टू श्रिंक द ट्यूमर एंड रिड्यूस द ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी।
अगर हम देखो ना बेटा, एक एंजियोफाइब्रोमा है, आपने एंजियोग्राफी की और अंदाज़ा लगाया कि ओके ये फीडिंग ब्लड वेजल्स हैं जो कि फीड कर रही हैं आपके एंजियोफाइब्रोमा को, सही। तो फिर आप फ़ौरन उन आर्टरीज़ को एम्बोलाइज कर देंगे ताकि उस ट्यूमर का ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, सही है। और फिर आप इजीली आप उस ट्यूमर की सर्जरी करके उसको रिमूव कर देते हो, ऑब्वियसली क्योंकि आपने एम्बोलाइज कर दिया आर्टरीज़ को। तो अब जब आप बायोप्सी लोगे या सर्जरी करोगे तो वो ट्यूमर ब्लीड नहीं करेगा, सही बचा। इसके बाद बायोप्सी इसमें कंट्रा इंडिकेटेड होती है बिकॉज ऑफ द प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, बट तो फिर क्या करें, ज़रूरी भी है। बायोप्सी जब तक नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा कि एग्जैक्टली किस तरह का ट्यूमर है। इसके लिए फिर हल ये है कि बायोप्सी कैन बी टेकन अंडर द जनरल एनेस्थीसिया विथ ऑल द अरेंजमेंट्स टू कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड द फैसिलिटी फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में लेंगे और बायोप्सी भले जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट ब्लीडिंग तो फिर भी होगी, तो उसके लिए हमारे पास पूरा मैनेजमेंट, पूरी कंप्लीट मैनेजमेंट होनी चाहिए कि हम कैसे ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हमारे पास सहूलत होनी चाहिए। डायग्नोसिस ऑफ एंजियोफाइब्रोमा इज जनरली मेड ऑन द एंजियोग्राफी एंड सीटी स्कैन। बायोप्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सही है। हाँ, अगर दूसरे ट्यूमर से कोई डिस्टिंग्विश करना है इसको आपने, तो उसकी फिर साइटोलॉजी देखनी पड़ती है, हिस्टोपैथ देखनी पड़ती है, उसकी बायोप्सी लेनी पड़ती है, सही है बच्चा। ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है, सर्जिकल एक्सिजन। सर्जिकल एक्सिजन जो है या उसकी डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिससे हम सर्जरी करके इस ट्यूमर को निकाल सकते हैं। ट्रांससेंट्रल अप्रोच, यानी कि मैक्सिलरी एंट्रम से जाके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ट्रांसपेलेटल अप्रोच, हम पेलेट के अक्रॉस जा सकते हैं। ट्रांसमैंडिबुलर लेटरल राइनोटमी, यानी कि नोज़ को ओपन करके उसकी लेटरल वाल को ओपन करके। लेटरल फेरेंजियल अप्रोच, मिड फेशियल डीग्लविंग, और एंडोस्कोपिक जो फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है उसके थ्रू भी कर सकते हैं हम। मेन प्रॉब्लम इस ट्यूमर को निकालते वक्त प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। तो उसके 2-3 तरीके मैंने बताए भी हैं कि अगर आपने पहले एंजियोग्राफी की है तो उसके दौरान आप आर्टरी को एम्बोलाइज कर देते हो, या सबसे बेहतरीन तरीका है ब्लीडिंग को रिड्यूस करने के लिए ऑपरेशन से पहले लाइगेशन कर देते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है। और पेशेंट को प्री ऑपरेटिव ईस्ट्रोजन थेरेपी देते हैं 3 हफ्ते के लिए बिफोर सर्जरी टू रिड्यूस द वस्कुलरिटी, ठीक है। लेकिन अभी ना ये लाइगेशन ना ये प्री ऑपरेटिव ईस्ट्रोजन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अभी सुपर सेलेक्टिव एम्बोलाइजेशन की जाती है सर्जरी से पहले। आप एंजियोग्राफी करते हो, एंजियोग्राफी के दौरान एम्बोलाइजेशन करते हो फीडिंग आर्टरी की, जो फीडर आर्टरी है उसकी एम्बोलाइजेशन कर दोगे तो वस्कुलरिटी कम हो जाएगी, ठीक है। देखो लिखा हुआ है ना बेटा, सुपर सेलेक्टिव एम्बोलाइजेशन प्रायर टू सर्जरी आफ्टर द एंजियोग्राफी एंड द एम्बोलाइजेशन ऑफ द डिफरेंट फीडर वेजल्स इज डन बाय द जेल फॉर्म, या उसके 24 to 48 आवर्स के बाद आप सर्जरी कर सकते हैं, सही है, इस तरीके से। सो या आई होप दिस इज़ ईजी बेटा। After the nasopharyngeal angiofibroma comes a malignant condition, that is the nasopharyngeal carcinoma. Nasopharyngeal carcinoma, it is uncommon tumor in Pakistan, fortunately 3 times more common in males than females, ठीक है। एंड ऑफ सेकंड डिकेड में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि यंग एज में ही हो रहा है, और इसका पीक इंसिडेंस जो है 4th डिकेड में होता है, सही है। और उसके बाद प्लेटू, यानी कि मतलब 20 से 40 ईयर्स के बीच में ये होता है, उसके बाद प्लेटू आ जाता है, उसके बाद इतना इंसिडेंस नहीं होता है इसका, सही है। तो जिस तरीके से एटियोलॉजी की बात करें कि नेजोफेरेंजियल कैंसर क्यों होता है, मे बी द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। एप्स्टीन बार वायरस का बहुत बड़ा रोल होता है ये कैंसर कराने में। सिगरेट स्मोकिंग, हाउस होल्ड स्मोक, फ्यूम्स, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, केमिकल्स, चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से, मेटल्स लाइक आर्सेनिक का इस्तेमाल, क्रोमियम, निकल अगर नेजोफेरिंग्स में जाता है तो बेटा मुमकिन है कि नेजोफेरेंजियल कैंसर हो जाए। इंजेस्ट एंड साल्टेड फ़िश खास करके ये कैंसर के लिए एक बड़ा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हो सकती है, ठीक है बच्चा। पैथोलॉजी की बात करें इस कैंसर की तो इसकी नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा जो है उसके 3 वेरिएंट्स आते हैं हिस्टोलॉजिकली। जस्ट अ सेकंड, इसको मैं सेट कर लूँ। उसके 3 वेरिएंट आते हैं। एक है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, नॉन केराटिनाइजिंग कार्सिनोमा एंड अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, ठीक है। या द लिम्फोएपिथेलियोमा
is used to describe the non-keratinizing and undifferentiated nasopharyngeal carcinoma in which numerous lymphocytes are found among the tumor cells. Lymphoepithelioma is used to describe non-keratinizing and undifferentiated nasopharyngeal carcinoma. क्यों? देखो, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को छोड़ो, नॉन केराटिनाइजिंग कार्सिनोमा और अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, इसको हम लिम्फोएपिथेलियोमा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमरस लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं इन ट्यूमर्स के अंदर, तो इस वजह से इसको लिम्फोएपिथेलियोमा भी कहते हैं। सही है। इस कैंसर को अगर हम ग्रॉसली देखें तो इट अपीयर्स एज अल्सरेटिव, इनफिल्ट्रेटिव और प्रोलिफरेटिव पॉलीपॉइडल इन नेचर। कुछ इस तरीके से, पॉलीपॉइडल इन नेचर, अल्सरेटिव, इनफिल्ट्रेटिव, प्रोलिफरेटिव। Commonest site of origin of these tumor is the fossa of the Rosenmuller in the lateral wall of the nasopharynx. Simple. nasopharynx के अंदर lateral wall में होता है fossa of Rosenmuller, जहाँ से ये originate होता है। ठीक है, most commonly यहाँ से फिर ये रीजनल लिम्फ नोड्स में मेटास्टेसिस करके जाता है बहुत कॉमनली बिकॉज ऑफ द रिच लिम्फेटिक्स इन द नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स में बहुत ज़बरदस्त किस्म के लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं, तो वहाँ से ये ट्यूमर निकल के लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर सकता है। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा नेजोफेरिंजियल कैंसर का पेशेंट? डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी फिर मेटास्टेसिस होती है इस कैंसर की सर्वाइकल रीजन में। सर्वाइकल मेटास्टेसिस इन 60% केसेस, नोज़ की तरफ ये कैंसर मेटास्टेसाइज करता है 40% केसेस में, ईयर में मेटास्टेसाइज करता है 30% केसेस में, और ब्रेन में जाता है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देता है इन 20% केसेस। सही है बच्चा? इस तरीके से जैसे मैंने बताया कि बेटा ये नेजोफेरिंजियल कैंसर जो है क्योंकि नेजोफेरिंक्स में बहुत ज़बरदस्त लिम्फेटिक्स होती हैं, तो यहाँ से ये स्प्रेड करके लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर सकता है। फर्स्ट पैल्पेबल लिम्फ नोड इज जुगुलोडाइगेस्ट्रिक एंड द अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। सही है। नोज़ में भी जा सकता है ये, मैंने बताया नोज़ में भी मेटास्टेसाइज करता है। तो नेज़ल सिम्टम्स क्या आएंगे? ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्चार्ज। ऑब्स्ट्रक्शन तो होगी कैंसर की वजह से, डिस्चार्ज आएगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, एपिस्टेक्सिस होगी एंड राइनोलेलिया क्लाउसा। नोज़ में ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो आवाज़ सारी माउथ से आएगी, तो उसको हम राइनोलेलिया क्लाउसा कहते हैं। सही है। ईयर में भी मेटास्टेसिस होती है और ऑटोलॉजिकल सिम्टम कंडक्टिव हियरिंग लॉस, टेनाइटिस एंड डिजीनेस, और ब्रेन में जाता है तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रेनियल नर्व्स की वजह से। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स इट। And the tumor may directly invade the orbit leading to the exophthalmos and the blindness. Distant metastasis to the bones, lungs, liver and other sites हो सकती है। जो मेन मेटास्टेसिस है मैंने आपको बताई, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में, नोज़ में, ईयर में, न्यूरोलॉजिकल, दैट्स इट। ऑर्बिट में जा सकती है, ऑर्बिट जो आई बॉल्स हैं वो बाहर आएंगे, एक्सॉफ्थेल्मोस होगी और ब्लाइंडनेस हो सकती है, दैट्स इट। ठीक है बच्चा। एक पेशेंट है जिसको नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा है, उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे? नेजोफेरिंक्स का इमेजिंग स्टडीज़ के अंदर नेजोफेरिंक्स का प्लेन एक्सरे नेजोफेरिंक्स का, प्लेन एक्सरे पेरानेजल साइनसेस का और स्कल की बेस का, ताकि कंप्लीट हम एक्सटेंड देख सकें कि कहाँ तक आपको ट्यूमर दिख रहा है। सीटी स्कैन वेरी हेल्पफुल फॉर डिटेक्टिंग द बोन एरोजन एंड एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूमर। हमेशा ट्यूमर के एक्सटेंड मालूम करने के लिए सबसे बेहतरीन स्टडी जो है CT MRI होती है। सही है। MRI is helpful especially in cases where the cranial nerves are involved or the intracranial extension of the tumor is suspected. CT आपको जनरली बताएगा कि यहाँ तक ट्यूमर एक्सटेंड हो चुका है, और अगर आपने खास करके इस ट्यूमर की एक्सटेंशन देखनी है क्रेनियल नर्व्स में, ब्रेन में, इंट्राक्रेनियली, तो फिर MRI इज़ अ गुड ऑप्शन। बायोप्सी करते हैं, इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती, तो बायोप्सी करेंगे इस ट्यूमर की, कैंसर की, और फिर हिस्टोपैथोलॉजी भेज देंगे उसको, और ताकि पता चले कि इसकी साइटोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या हैं। FNSC कर सकते हैं। फ्रॉम द नेक स्वेलिंग इज इंडिकेटेड इन केसेस विद द नेक नोड मेटास्टेसिस। इतना बड़ा, लेट सपोज आपको नेक में स्वेलिंग है, और वो हो सकता है कि जो नेक में स्वेलिंग है वो कोई लिम्फ नोड हो, है ना, क्योंकि ये ट्यूमर, ये जो कैंसर है वो लिम्फ नोड्स में भी जाता है, तो लिम्फ नोड इतना बड़ा हो जाएगा, जो नेक में स्वेलिंग आएगी लिम्फ नोड की, तो उससे आप फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी करोगे उसकी, ताकि देखिए ना, लेट सपोज ये अगर आपकी नेक है बेटा, और नेक में ये इतना बड़ा मैस है, राइट, एंड इट कैन बी द enlarged lymph node due to metastasis. This is the nasopharyngeal carcinoma. इसकी मेटास्टेसिस हुई, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ, और फिर आपने इसकी फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी की, FNSA की, और फिर जब सेल्स को देखा तो आपने देखा कि ओके ये लिम्फ नोड इनलार्ज हुआ इसी वजह से क्योंकि इसके अंदर मेलिग्नेंट सेल्स मौजूद हैं, एंड इट इज़ द नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा व्हिच हैज मेटास्टेसाइज्ड टू दिस लिम्फ नोड, राइट। ओके,
द ट्रीटमेंट ऑप्शन, लेट मी टेल यू, रेडिएशन थेरापी भी करते हैं, लेट मी टेल यू, या ओके, रेडिएशन थेरापी करते हैं बेटा। सर्जरी का इसमें कोई रोल नहीं होता, कि उसकी वजह यह है कि ये बहुत मेटास्टेसाइज करता है। आप देखो नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा कहाँ से स्टार्ट हुआ, इट कैन गो टू ईयर, इट कैन गो टू नोज, इट कैन गो टू ऑर्बिट, इट कैन गो टू इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस होती हैं। सो हम इसमें वाइड स्प्रेड रेडिएशन थेरापी देते हैं, ठीक है, सर्जरी का इसमें रोल नहीं होता, सही है। हाँ, जो नेक में लिम्फ नोड्स बड़े हो गए हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है बाय रेडिकल और मॉडिफाइड रेडिकल नेक डायसेक्शन, उनकी डायसेक्शन कर सकते हैं, सही है। रेडियोथेरापी को सप्लीमेंट करने के लिए कीमोथेरापी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर ट्यूमर बहुत एडवांस है और उसमें बहुत डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो चुकी है बोन में, उसके अलावा लिवर में, लंग्स में, तो उसमें कीमो के साथ, रेडियो के साथ कीमो भी सप्लीमेंट करते हैं, सही है बच्चा। दिस इज़ इट, दिस इज़ द नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा। नाउ लास्टली वी हैव द कार्सिनोमा ऑफ द नोज एंड द पेरानेजल साइनसेस। ये बहुत लीथल कंडीशन है, बहुत पुअर प्रोग्नोसिस होती है, बहुत अनकॉमन है, लेस देन 1%, सही है। एटियोलॉजी की बात करें तो ये नोज़ का पेरानेजल साइनसेस का कार्सिनोमा क्यों होता है, जो लोग हार्डवुड फर्नीचर इंडस्ट्री में काम करते हैं, निकल रिफाइनिंग में काम करते हैं, लेदर इंडस्ट्री में काम करते हैं, या फिर जहाँ पे मस्टर्ड गैस का एक्सपोजर होता है, तो नाक का पेरानेजल साइनसेस का कार्सिनोमा हो सकता है। कौन सा कार्सिनोमा होता है, खास करके जो वुड वर्कर्स होते हैं उनमें एडिनो कार्सिनोमा होता है, सही है। तो ये तो बहुत आसान सी बात है बेटा, सही है। पैथोलॉजी की बात करें तो मोस्ट कॉमन एस्ट्रोलॉजिकल टाइप, देखो एडिनो कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन एस्ट्रोलॉजिकल टाइप नहीं है कार्सिनोमा ऑफ नोज एंड पेरानेजल साइनसेस की। एडिनो कार्सिनोमा इज द कॉमन टाइप ऑफ CA नोज एंड पेरानेजल साइनसेस ओनली इन पीपल हु आर वुड वर्कर्स। अदरवाइज कौन सी टाइप कॉमन है कार्सिनोमा की, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है, 80%। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन टाइप आती है एडिनो कार्सिनोमा और एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा। बाय द वे द मोस्ट कॉमन टाइप इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, वुड वर्कर्स में सबसे कॉमन एडिनो कार्सिनोमा, सही है बच्चा। इस तरीके से मेजॉरिटी ऑफ दीज ट्यूमर्स ओरिजिनेट फ्रॉम मैक्सिलरी एंट्रम, मैक्सिलरी साइनस 60% केसेस में, 30% केसेस में दे अराइज फ्रॉम द नेजल कैविटी, बाकी 10% दे अराइज फ्रॉम द एथमॉइड साइनस, फ्रंटल स्फिनॉइड्स तो बहुत रेयरली ये अराइज होता है, सही है। ओके, मैक्सिलरी साइनस से ये ओरिजिनेट हुआ और उसके बाद ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता है 15% केसेस में। जब भी पेशेंट आता है आपके पास CA नोज, CA पेरानेजल साइनस का, तो कैंसर उसके मैक्सिलरी एंट्रम में होता है और बहुत मुमकिन होता है कि वो CA मैक्सिलरी एंट्रम के साथ लिम्फ नोड मेटास्टेसिस भी लेकर आए, नेक में इतना बड़ा मेस लेके आएगा और फिर वो उसकी FNAC करेंगे तो पता चलेगा ओ इट इज़ अ लिम्फ नोड जिसके अंदर ट्यूमर मेटास्टेसाइज होके आया है, ठीक है बच्चा। CA नोज, CA पेरानेजल साइनसिस की एक क्लासिफिकेशन होती है, उसकी स्टेजिंग के लिए उसको हम कहते हैं ऑन ग्रीन्स क्लासिफिकेशन एंड लेडरमेंस क्लासिफिकेशन। बहुत पॉपुलर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, लेकिन इट वाज द प्रीवियस वन। मोर रिसेंट क्लासिफिकेशन इज़ द AJCC, अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑन कैंसर। इसकी क्लासिफिकेशन अब ज़्यादा रिसेंट है, ठीक है बच्चा। द पेशेंट विद द CA नोज एंड पेरानेजल साइनसिस, पेशेंट कैसे करेगा। कार्सिनोमा ऑफ द मैक्सिलरी एंट्रम रिमेन साइलेंट फॉर लॉन्ग टाइम। हल्के फुल्के साइनसाइटिस के सिम्टम्स आते रहते हैं, जैसे हल्का फुल्का फेशियल पेन होगा, टेंडरनेस होगी। नेज़ल कैविटी, जाहिर सी बात है, कैंसर होगा तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, डिस्चार्ज आएगा, खास करके ब्लड स्टेंट, और जितनी भी मेलिग्नेंसीज होती हैं उनमें ब्लड आता है, एपिस्टेक्सिस होती है, ठीक है। और अगर इथमॉइडल साइनस को इन्वॉल्व किया है तो इथमॉइडल ट्यूमर्स इनिशियली प्रेजेंट विद द नेज़ल सिम्टम्स, राइट, लेटर ऑन द ऑर्बिटल सिम्टम्स, सही है या। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थोड़ा पीछे अगर जाऊँ, मैक्सिलरी साइनस का कार्सिनोमा बड़े वक्त के लिए साइलेंट रहता है, ठीक है। नोज़ में कैंसर है तो पेशेंट फ़ौरन प्रेजेंट करता है ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, डिस्चार्ज के साथ, एपिस्टेक्सिस के साथ। इथमॉइडल ट्यूमर का पेशेंट जो होता है वो डायरेक्टली इथमॉइडल साइनस के साइन सिम्टम नहीं लेकर आता, नेज़ल सिम्टम लेकर आता है, ऑर्बिटल सिम्टम्स लेकर आता है। जो मैक्सिलरी साइनस का कार्सिनोमा है शुरू में तो खामोश होता है, लेकिन जो लेट केसेस होते हैं मैक्सिलरी साइनस के वो सिम्टम लेके आते हैं, ठीक है, इस तरीके से। एंड द रीजनल नोडल मेटास्टेसिस इज अनकॉमन, या
अर्ली केसेस में तो रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस अनकॉमन होती है, लेट स्टेज में होती है, सही है। डिस्टेंट मेटास्टेसिस इसकी रेयर है। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 ऑप्शन है बेटा। प्लेन इमेजिंग स्टडीज़ में 3 चीज़ें आ जाती हैं, प्लेन एक्सरे, सीटी, एमआरआई करते हैं। सीटी आपको एक्सटेंट पता के सीटी से एक्सटेंट पता चल जाएगी ट्यूमर की, और स्टेजिंग भी पॉसिबल हो जाएगी। बायोप्सी लेंगे हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, पता तो चले कौन सा ट्यूमर है। सो बायोप्सी इज़ आल्सो वेरी नेसेसरी। If visible growth is present in the nasal cavity, so you take the biopsy. If the tumor is limited to the maxillary antrum, biopsy can be taken by the Caldwell-Lukes operation. ज़ाहिर सी बात है, अगर नोज़ में तो देखो, नोज़ से तो अगर नोज़ के अंदर आपको दिख रहा है ये कैंसर, तो आप एंटीरियर नॉस्ट्रल से जाएंगे सीधा और अंदर से बायोप्सी लेके आ जाएंगे, कोई मुश्किल ही नहीं है। लेकिन मैक्सिलरी एंट्रम में अगर ये कैंसर है तो वहाँ कैसे जाएं? Caldwell-Luke करना पड़ता है उसके लिए, सही है बच्चा। बट दिस अप्रोच इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डेंजर ऑफ द ट्यूमर स्प्रेड। आप इतना बड़ा ऑपरेशन करके मैक्सिलरी एंट्रम में जा रहे हो तो मुमकिन होता है कि फिर ट्यूमर यहाँ से स्प्रेड हो जाए, सही है। इन सच केसेस बायोप्सी इज़ टेकन थ्रू द इंट्रानेजल एंट्रोस्टमी। नाक के अंदर जो ओपनिंग होती है मैक्सिलरी साइनस की, वहाँ से हम अंदर जाते हैं और फिर उसके एंट्रम में जाके या इसकी बायोप्सी लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन या इसमें रेडिएशन और सर्जरी, क्योंकि ये ज़्यादा लिमिटेड होता है। पीछे जो हमने नेज़ोफेरिंजियल कार्सिनोमा डिस्कस किया था वो बहुत स्प्रेड होता है, तो उसमें सर्जरी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसमें रेडियो यूज़ करते हैं सप्लीमेंटेड विथ कीमोथेरापी। यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ रेडियोथेरापी एंड सर्जरी बोथ आर यूज्ड। रेडियो इज़ गिवन बिफोर और आफ्टर द सर्जरी। कौन से सर्जिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं इसमें? मोस्टली मैक्सिलेक्टमी, इथेमॉइडेक्टमी, लेटरल राइनोटमी, क्योंकि मोस्टली ये मैक्सिलरी एंट्रम में होता है कैंसर तो मैक्सिलेक्टमी कर देते हैं। इथेमॉइड में होगा तो इथेमॉइडेक्टमी करते हैं, नोज़ के अंदर होता है तो लेटरल राइनेक्टमी करते हैं, राइनोटमी करते हैं। राइट बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। क्लास डिसमिस्ड।